हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कॉल करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह हमारा छठवां प्रैक्टिस सेट है। चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? ऑप्शन है अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय, अपरिग्रह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर की सत्यता को महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 2 है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? डेरियस प्रथम, साइरस, सेल्यूकस, अलेक्जेंडर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अलेक्जेंडर के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 3 है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? जैन, यहूदी, इस्लाम, ईसाई। तो इसका जो सही आंसर है इस्लाम। प्रश्न नंबर 4 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? तो इसका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर 7 है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 8 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, मैकाले। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। बाकी का सब गलत है। असहयोग आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है और स्वराज पार्टी का संबंध मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से है। अब आगे है भूगोल से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है जाड़े में, गर्मी में, वसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गर्मी में। प्रश्न नंबर 12 है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से खाली स्थान ग्रह है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, तीसरा। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। प्रश्न नंबर 13 है, मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? कोटा, जोधपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर में है। मसाला बगीचा राजस्थान के जोधपुर में है। प्रश्न नंबर 14 है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कंचनजंगा। प्रश्न नंबर 15 है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। प्रश्न नंबर 17 है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तीसरी। प्रश्न नंबर 18 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में
कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 5 लाख। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों, भविष्यगत ताम्र मूल्य, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कच्चे तेल की कीमतों से ब्रेंट सूचकांक जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। अब आगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपर्युक्त में से कोई भी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त कोई भी। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 76वें संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाग 4 में। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंगदैर्ध्य में, उसके वेग में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उसके आयाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गलनांक कम हो। प्रश्न नंबर 28 है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 29 है, कालाजार किससे संचारित होता है? ट्रेट्सी मक्खी, घरेलू मक्खी, एनोफिलीज मक्खी, सिकता मक्खी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सिकता मक्खी। प्रश्न नंबर 30 है, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस के लिए DPT वैक्सीन उपयोग किया जाता है। अब प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है, एक काम को 8 लोग 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो जब 8 लोग काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी करेगा इसे 5 × 8 दिन में, तो 10 लोग करेंगे 5 × 8 / 10 = 40/10 = 4 दिन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 दिन में। प्रश्न नंबर 32 है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये पर 2 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है? तो इसके लिए फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T, फिर इसमें -1, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे P अर्थात मूलधन होता है, R दर होती है और T समय होता है।
तो p मूलधन दिया हुआ है 3000 और ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 1 प्लस r दर दिया हुआ है 10% r, तो 10/100 की पावर t है, t समय अर्थात 2 वर्ष, तो पावर 2 हो जाएगी -1 ब्रैकेट क्लोज्ड। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3000, ये 10 से 100 काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/10, तो 11/10 का स्क्वायर ये हो जाएगा, पावर 2 है -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंत में 630। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 630 रुपये। तो कितना ब्याज मिलेगा? 630 रुपये। प्रश्न नंबर 33 है, प्रथम ये 50 विषम संख्याओं के योगफल का पता लगाइए। तो विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फार्मूला होता है n स्क्वायर। n है कि जितनी भी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है उन संख्याओं की संख्या। तो कितनी पूछ रहा है? प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल, तो n की जगह हो जाएगा 50 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2500। अब आगे है प्रश्न नंबर 34, 52 छात्रों की एक कक्षा में कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ छात्र दोनों बोलते हैं। यदि 30 छात्र कन्नड़ और 38 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं? तो मान लेते हैं कि जो दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या x है। तो ये बना, इसको वेन डायग्राम के थ्रू लगाएंगे तो एक में कन्नड़ बोलने वाले रहेंगे और एक में अंग्रेजी बोलने वाले रहेंगे। तो और ये जो दोनों उभयनिष्ठ भाग आ रहा है इसमें दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं। तो मान लेते हैं दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या x है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 30 छात्र कन्नड़ बोलते हैं तो कन्नड़ की बोलने वाले टोटल छात्रों की संख्या x है 30 है। तो यहाँ पे x है तो जो शेष हो जाएगा ये हो जाएगा 30 - x। इसी तरह अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी बोलने के छात्रों की संख्या 38 है। तो इतने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं x छात्र, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या हो जाएगी 38 - x। और टोटल हैं 52 छात्रों की संख्या 52 है, ये टोटल 52 है। तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे, कन्नड़ बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले और दोनों बोलने वाले। तो केवल कन्नड़ बोलने वाले की संख्या है 30 - x प्लस केवल अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या है 38 - x और दोनों बोलने वाले की संख्या है x बराबर टोटल संख्या है 52। तभी समीकरण को सॉल्व कर देंगे, -1 से +x कैंसिल हो जाएगा तो 38 और 30 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 68 - x बराबर 52। और x इसको सॉल्व करेंगे, x तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 68 - 52 बराबर x। तो 68 में से 52 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 16। तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं? 16 छात्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 35, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सभी के जो घातांक हैं उसको बराबर कर देंगे। तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं। ये 2 की पावर 250 दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, टोटल की पावर 50। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 बराबर हो जाएगा 32 की पावर 50। इसी तरह 3 की पावर 150 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 50 बराबर ये हो जाएगा 27 की पावर 50। इसी तरह 5 की पावर 100 को हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की पावर 50 बराबर हो जाएगा 25 की पावर 50। फिर है 4 की पावर 200, 4 की पावर 200 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 50। तो 4 के पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 256। तो 256 की पावर 50। तो सभी की घात बराबर हो गई, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही संख्या
सबसे बड़ी होगी और जिसकी आधार सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी हो जाएगी ये 25 आधार सबसे छोटा है, तो 25 की पावर 50 सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 की पावर 100। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, नकली शब्द का विलोम शब्द असली, बनावट, नकले, सेवा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नकली का विलोम शब्द असली होता है। प्रश्न नंबर 37 है, विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप विधवी, विधुर, विद्वान, विदुषी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विधुर। आगे है निर्देश 38 नंबर प्रश्न के लिए रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन करें। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो इसमें रेखांकित शब्द है घर फूंक तमाशा देखना है, तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, बिना लाभ के कार्य में लगना, छड़ी दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, घर में आग लगा देना, कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, छड़ी दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है। दांत का दंत रदन, चांद राकेश राशि, झंडा ध्वज पताका, कमल अम्बु आब। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ये मिलान सही नहीं है। जो अम्बु और आब होते हैं ये कमल के पर्यायवाची न होकर जल के समानार्थी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। अब आगे है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 के लिए मार्क द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। गॉड हेल्प दोज, फिर ब्लैंक है हेल्प देमसेल्व्स। ऑप्शन है दैट, हुम, हु, विच। तो इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर 3, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन दिया हुआ है, द जज स्कॉल्डेड द कल्प्रिट फॉर हिज ऑफेंस, द कल्प्रिट वाज पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस बाय द जज कन्विक्टेड द कल्प्रिट फॉर हिज ऑफेंस, द कल्प्रिट अप्लाइज्ड टू द जज फॉर हिज ऑफेंस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द कल्प्रिट वाज पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस बाय द जज। अब डायरेक्शन 43 to 45 तक क्वेश्चन के लिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव वन पैसेज विथ 3 क्वेश्चंस इन द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। पैसेज दिया हुआ है, वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार if was inflicted not by the Japanese but by the weather. On the evening of 17th December 1944, destroyers, cruisers and aircraft carrier of 3rd Fleet Task Force 38 were replenishing stocks of food, fuel and ammunition during a sea rendezvous with support ships when a savage tornado struck the Philippine Sea. One of the commanders said later, my ship was riding as though caught in some giant washing machine. We were rolling between heaving cliffs of water, caught in strong abyss of wind, and see that our 50,000 horsepower engines were helpless. It was 9 hours before he regained control of his ship after the fleet had bobbed like helpless shuttlecocks, unable to prevent collisions in the sledgehammer waves. क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 है, द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट रेड, द जापानीज फ्लीट, द वेदर, द लैंड माइंस। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, द वेदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रीफिलिंग, having, inflicting, retaliating, replenishing। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, replenishing।
क्वेश्चन नंबर 45 है, अ सी रेंडेजोअस मीन्स ए डाइव इनटू द सी, ए स्विम इन द सी, ए मीटिंग एट सी, सेलिंग इन द सी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेलिंग इन द सी। अब तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित अनुक्रम में कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये दिया हुआ है डी का 4, एक्स का 24। तो ये सभी पोजीशंस दी हुई हैं, डी चौथे स्थान पे, एक्स 24 स्थान पे, ई 5वें स्थान पे, एच 8वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे। तो यल किस स्थान पे आता है। तो यल आता है 12वें स्थान पे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 12, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए कथन और निम्नलिखित पूर्व धारणाओं को सही समझे और निर्णय लें कि कथन में कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएँ अंतर्निहित हैं। कथन दिया हुआ है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। पूर्व धारणा दी हुई है, पहली है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। दूसरी है, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो जो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और अब विकल्पों के बारे में सोचना होगा। तो इसके अंतर्गत कथन है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। तो इसमें जो पहला अवधारणा है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। ये गलत है, नवीकरणीय नहीं और नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। और दूसरा जिसकी जो पूर्व धारणा है वो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। प्रश्न नंबर 48 है, केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम संबंधित है। ऑप्शन है फिल्टर, नॉन स्टिक कुकवेयर, रेफ्रिजरेटर, कुकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 49 है, यदि कोड भाषा में METHOD को EMSTDO के रूप में लिखा जा सकता है तो आप PRACTICE को किस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो AME को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो EM ये बन गया है। इसी तरह TH को इंटरचेंज करके HT लिख दिया गया है और OD को इंटरचेंज करके यहाँ पे DO लिख दिया गया है। उसी तरह प्रैक्टिस PRACTICE में होगा, PR की जगह R, P की जगह तो ये RP हो जाएगा। A और C इसी तरह आपस में चेंज हो जाएंगे, CA हो जाएगा, TI चेंज हो जाएंगे तो IT हो जाएगा, CE चेंज हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका सही आंसर RPCATIEC, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 है, नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है। काजू, कोको, जैतून, बादाम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बादाम। अब करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 51 है, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। प्रश्न नंबर 52 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने किस जिला में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की। राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल, केरल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 53 है, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। उरुग्वे, चिली, जापान, पेरू। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पेरू में है। उबिनास ज्वालामुखी पेरू में है। प्रश्न नंबर 54 है, 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है। मंगोलिया, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मंगोलिया में। प्रश्न नंबर 55 है, किस क्षेत्र में PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई। कौशल विकास, उर्वरक क्षेत्र। तो PM प्रणाम योजना का संबंध है उर्वरक क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 56 है, किस देश ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, जॉन एकिन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सलमान रुश्दी। प्रश्न नंबर 57 है, मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैथियास कार्मन, विली वॉल्स, नरेंद्र मोदी, टेड्रोस एडनोम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 58 है,
किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंड्री रूबलेव। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नोवाक जोकोविच। प्रश्न नंबर 59 है, किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 आईआईटी कानपुर। प्रश्न नंबर 60 है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? अंजू रानी, भावना कोहली, बबीता कुमारी, भवानी देवी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भवानी देवी। अब सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, आस्क दिशा क्या है? एक नेविगेशन वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध कराती है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सभी भारत के पड़ोसी हैं। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? गंडा सिंहवाला, वाघा, अटारी, सीकर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सीकर। प्रश्न नंबर 64 है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम। प्रश्न नंबर 65 है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 भारत पेट्रोलियम के पास। प्रश्न नंबर 66 है, रिक्त स्थान है, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था? केडी जाधव, नॉर्मन प्रिचर्ड, करडम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 केडी जाधव। प्रश्न नंबर 67 है, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? यहूदी, ईसाई, बहाई, शिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहूदी से। द वेलिंग वॉल यहूदी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68 है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केरल में है। प्रश्न नंबर 69 है, गोदान के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, मनमोहन श्याम जोशी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 70 है, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है? नृत्य, कृषि, कपड़ा बुनाई, शास्त्रीय संगीत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कपड़ा बुनाई की शैली है पैठनी। अब आगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण पर आधारित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के प्रश्नों के लिए दिया हुआ है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी युग के तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज गहरे रूप में समाहित होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बन जाती हैं और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियाँ और संवेदना के ही साहित्य का विषय बनती हैं। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ है जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, सांस लेता है, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ से टकराना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, उपवन का अर्थ होता है पठार, रेगिस्तान, मैदान, बागीचा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बागीचा। प्रश्न नंबर 72 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा साहित्य, यथार्थ, साहित्य और समाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 साहित्य और समाज। अनभिज्ञ का अर्थ होता है पहचान, अज्ञात, ज्ञात, अनजान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अनजान। प्रश्न नंबर 74 है, आदान का अर्थ है आयात, त्याग करना, देना, ग्रहण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 75 है, यथार्थ है समाज का काल्पनिक चित्रण, समाज का वास्तविक चित्रण, अलंकारिक चित्रण, काल्पनिक अनुभूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 समाज का वास्तविक चित्रण।
अब निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्नों के लिए है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह निश्चित है कि जो साहित्य में रूप अथवा शिल्प को ही महत्वपूर्ण मानते हैं वे साहित्य को जनता से दूर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहित्य में अंतर्वस्तु को इतना महत्व देते हैं कि रूप अथवा शिल्प की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं अथवा उसे गौण समझते हैं। ऐसे लोग साहित्य में विचारधारा की सीधी अथवा स्पष्ट व्यक्ति चाहते हैं। लेनिन ने पार्टी संगठन तथा पार्टी साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा कि साहित्य को सर्वहारा वर्ग की पार्टी के एक आवश्यक तत्व के रूप में उससे अभिन्न हो जाना चाहिए। जाहिर है कि साहित्य तथा कला के प्रसंग में यह अतिवादी दृष्टिकोण है। कुछ लोग मार्क्स के विचारों को भी कुछ इस प्रकार मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मार्क्स ने साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु के समन्वय पर जोर दिया है। वे रूप और अंतर्वस्तु दोनों को महत्व देते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा साहित्य के रूप और अंतर्वस्तु, विचारधारा, साहित्य में रूप, साहित्य में अंतर्वस्तु। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु। अब प्रश्न नंबर 77 है, अभिन्न का अर्थ है एक रूप, अनुकर्ता, अलग, सहायक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक रूप। प्रश्न नंबर 78 है, समन्वय का अर्थ होता है असमान, मेल, अंतर्विरोध, समान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मेल। प्रश्न 79 है, गौण का अर्थ है महत्वपूर्ण, अप्रधान, प्रधान, मुख्य। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अप्रधान। प्रश्न नंबर 80 है, मार्क्स ने साहित्य में किसे महत्व दिया है? अंतर्वस्तु को, रूप और अंतर्वस्तु दोनों को, कला को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रूप और अंतर्वस्तु दोनों को। अब आगे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। ये निर्देश दिया हुआ है 81 से 85 तक के प्रश्नों के लिए। नीचे दिए हुए चित्र ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्जित लाभ दिया हुआ है करोड़ रुपए में 2003 और 2004 के दौरान 7 कंपनियों द्वारा। ये जो डार्क है वो 2003 का है और जो ब्लैंक वाला है वो 2004 का है। लाभ बराबर फार्मूला दिया हुआ है आय माइनस व्यय और कंपनियां अलग अलग दी हुई हैं। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, कंपनी ए द्वारा 2004 में अर्जित लाभ और कंपनी बी द्वारा 2003 में अर्जित लाभ के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? कंपनी ए द्वारा 2004 में, तो कंपनी ए है इसके द्वारा 2004 में, तो 2004 में है 40 करोड़ रुपए में लाभ। और कंपनी बी द्वारा 2003 में, तो ये कंपनी बी है उसके द्वारा 2003 में 40 इसके द्वारा भी है। तो दोनों के द्वारा अर्जित लाभ है 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए। तो दोनों के बीच अनुपात निकालेंगे तो 40 संबंध 40 बराबर 1 संबंध 1, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है, 2003 में कंपनी ई, एफ और जी द्वारा अर्जित कुल लाभ और इन्हीं के द्वारा 2004 में अर्जित लाभ के बीच का क्या अंतर है? तो 2003 में ई, एफ और जी द्वारा अर्जित लाभ, 2003 में ई, एफ, जी द्वारा अर्जित लाभ निकालेंगे तो 2003 में ई द्वारा है 50, एफ द्वारा है 80 और जी द्वारा है 60। तो 2003 में अर्जित लाभ है, इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे 50 + 80 + 60, तो ये हो जाएगा 190। तो 2003 में अर्जित लाभ निकल आया 190। अब 2004 में निकालेंगे इन्हीं कंपनियों द्वारा, तो 2004 में निकालेंगे तो है 40, ई द्वारा, एफ द्वारा है 20 और जी द्वारा है 50। तो ये है 40, 20, 50। तो ये तीनों को जोड़ लेंगे तो 2004 का निकलेगा। तो 2004 में 4 मिलेगा 40, 20, 60, 50, 110। तो 2004 में है 110। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 190 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 दिया हुआ है, कंपनी सी द्वारा 2003 और 4 में मिलकर अर्जित कुल लाभ और कंपनी ई द्वारा 2003 द्वारा इन्हीं 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? तो सी द्वारा 2003 और 4 में, तो ये कंपनी सी है तो इसके द्वारा 2003 में है 50 और 2004 में है
60, तो दोनों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110। 2003 और 4 में सी द्वारा हो जाएगा 110। और आगे है ई द्वारा इन 2 वर्षों में, तो ई द्वारा ई ये है, इसके द्वारा 2003 में है 50 और 2004 में है 40, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 40 90, तो ई द्वारा हो जा रहा है 90। फिर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो एक आया है 110 और एक आया है 90, तो दोनों के बीच अनुपात निकालेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 11 संबंधे 9। तो इसका जो सही उत्तर है 11 संबंधे 9, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 है, सभी कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ वर्ष 2003 में कितना था? तो वर्ष 2003 में सभी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पहले निकालेंगे, तो वर्ष 2003 में सभी कंपनियों द्वारा लाभ निकालेंगे, तो 2003 में सभी कंपनियों द्वारा लाभ, तो ए द्वारा है 20, बी द्वारा है 40, सी द्वारा है 50, डी द्वारा है 70, ई द्वारा है 50, एफ द्वारा है 80, जी द्वारा है 60। तो सभी को जोड़ लेंगे, 20 + 40 + 50 + 70 + 50 + 80 + 60, जब सभी को जोड़ लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 370। और अनुपात पूछ रहा है, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7/7 कर देंगे, 370/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.86। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 52.86 करोड़ रुपए, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है, 2004 में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ उसी कंपनी द्वारा 2003 में अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है? तो 2003 में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ है 40 करोड़ और 2003 में है 30 करोड़। 2004 में कंपनी द्वारा है 30 करोड़ और 2003 में है 40 करोड़। 2003 में है 40 करोड़, तो पूछ रहा अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है? तो 2003 में जो है 2003 में है 40 करोड़, ये है 40 करोड़ 2003 में और 30 करोड़ है 2004 में। तो प्रश्न पूछ रहा है 2004 में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ उसी कंपनी द्वारा 2003 में अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है? तो 2004 में अर्जित लाभ है 30, 2003 में है 40, तो 30/40 × 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75%, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न 86 से 90 तक के लिए निर्देश है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 ऑडिटोरियम ए और बी में किसी एक दिन के 5 नाटक पी क्यू आर एस और टी के बिके हुए टिकटों की कुल संख्या ग्राफ में दर्शाई गई है। तो जो डार्क वाला है, ब्लैक वाला है, वो ए का है और जो ब्लैंक है वो बी के लिए है। नाटक है पी क्यू आर एस टी और बेचे गए टिकटों की संख्या इधर दी हुई है। तो प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है, ऑडिटोरियम ए में नाटक टी के बिके टिकटों की संख्या। ऑडिटोरियम ए में ए वाला है डार्क वाला, तो ऑडिटोरियम ए में टी के बिके हुए टिकटों की संख्या है 400। टिकटों की संख्या ऑडिटोरियम ए में नाटक पी के बिके टिकटों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो नाटक पी है, पी में बिक रहा है 200, तो टिकटों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये पूछ रहा है। तो टी में बिक रहे हैं 400 और पी में बिक रहे हैं 200, तो 400/200 × 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो कितना प्रतिशत है? 200% है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 है, ए और बी दोनों ऑडिटोरियम में मिलकर नाटक क्यू और नाटक आर दोनों को मिलाकर बिके टिकटों की कुल संख्या कितनी है? तो नाटक क्यू और आर को पूछ रहा है, ए और बी दोनों ऑडिटोरियम में मिलाकर। तो ए में क्यू के लिए ए में बिक रहा है 350 और बी में बिक रहा है 400। आर के लिए ए में बिक रहा है 250 और बी में बिक रहा है 350,
तो कुल पूछ रहा है तो सभी को जोड़ देंगे। 350 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 350, तो ये टोटल आ जाएगा 1350। जब उन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 1350, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 1350। प्रश्न नंबर 88 है, ऑडिटोरियम बी में बिके नाटक पी के टिकटों की संख्या का ऑडिटोरियम बी में बिके नाटक क्यू के टिकटों की संख्या से क्रमशः अनुपात। तो सबसे पहले ऑडिटोरियम बी में बिके नाटक पी के टिकटों की संख्या, ऑडिटोरियम बी में बिके नाटक पी के टिकटों की संख्या है 300। ऑडिटोरियम बी में बिके नाटक पी के टिकटों की संख्या है 300। और है ऑडिटोरियम बी में बिके नाटक क्यू के टिकटों की संख्या है, ऑडिटोरियम बी में नाटक क्यू के बिके टिकटों की संख्या ये है 400। ये है क्यू के है 400, तो दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हो जाएगा 300 संबंधे 400। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 3 संबंधे 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 संबंधे 4। प्रश्न नंबर 89 है, ऑडिटोरियम ए में बिके सभी नाटकों के टिकटों की कुल संख्या और ऑडिटोरियम बी में बिके सभी नाटकों के टिकटों की कुल संख्या के बीच क्या कितना अंतर है। तो ऑडिटोरियम ए में बिके सभी नाटक के टिकटों की संख्या निकालेंगे। तो ऑडिटोरियम ए में पी के लिए बिक रहा है 200, क्यू में बिक रहा है 350, आर में बिक रहा है 250, एस में बिक रहा है 300 और टी में बिक रहा है 400। तो ऑडिटोरियम ए में कुल बिके टिकटों की संख्या हो जाएगी सभी को जोड़ने के बाद 200 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 400, तो ये टोटल संख्या आ जाएगी 1650। और फिर कहा है कि ऑडिटोरियम बी में बिके कुल टिकटों की संख्या, तो बी में बिक रहा है ऑडिटोरियम बी में जो टिकट बिक रहे हैं पी नाटक के 300, क्यू में बिक रहे हैं 400, आर में बिक रहे हैं 350, एस में बिक रहा है 350 और टी में बिक रहा है 250। तो इन सभी को जोड़ देंगे कि ऑडिटोरियम बी में बिके कुल नाटकों के टिकटों की संख्या 300 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 250, सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 1650 में से 1500 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 150। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 150। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 150। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑडिटोरियम बी में नाटक टी और यस के मिलकर बिके टिकटों की औसत संख्या। ऑडिटोरियम बी में टी और यस के टिकटों की औसत संख्या पूछ रहा है ऑडिटोरियम बी में। तो ये जो वाइट वाला है ब्लैंक है ये ऑडिटोरियम बी का है। तो टी और यस में है 350, टी में है 250। तो 350 प्लस 250 बटा 2 औसत निकालने के लिए कर देंगे। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 बटा 2 बराबर 300। तो औसत संख्या आ गई 300। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे है तालिका की व्याख्या अंग विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्नों के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। 5 संगठनों के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। संगठन है ABCDE, विभाग है यह 4 वित्त, विपणन, IT, प्रशासन। प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, सभी संगठनों के विपणन विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की औसत संख्या। तो सभी संगठनों के ABCDE और विपणन विभाग पूछ रहा है। तो ए के विपणन में 150, बी में 90, सी में 115, डी में 200, ई में 190। तो सभी को ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करने के बाद टोटल संख्या है 5, तो 5 से भाग दे देंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 745। औसत निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 149। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 149। प्रश्न नंबर 92 है, संगठन बी के सभी विभागों में मिलकर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो संगठन बी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं सभी विभागों को मिला के पूछ रहा है। ये 4 विभाग में 80 हैं, वित्त विभाग में 75 हैं, विपणन में 90 हैं, IT में 110 हैं और प्रशासन में 120 हैं। तो सभी को ऐड कर देंगे तो कुल कर्मचारियों की संख्या निकल जाएगी
जब सभी को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 375। तो 375, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 375। प्रश्न नंबर 93 है, संगठन बी के वित्त और विपणन विभाग के कर्मचारियों की मिलकर संख्या। तो संगठन बी के वित्त और विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे। संगठन बी के वित्त और विपणन के कर्मचारी की संख्या 75 प्लस 90। तो 75 प्लस 90 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 165। और दिया हुआ है संख्या संगठन डी के इन दो विभागों के मिलकर कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो संगठन डी में वित्त और विपणन विभाग देखें कुल कितने कर्मचारी हैं। तो संगठन डी ये रहा, वित्त में 220, विपणन में 200, तो टोटल संख्या आ गई 220 प्लस 200 यानी कि 420। तो 165 संबंधित 420। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 11 संबंधित 28। तो इसका जो सही आंसर आ गया 11 संबंधित 28, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है, सभी संगठनों में मिलकर एचआर और प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात। तो सभी संगठनों को मिला के है, तो सभी संगठनों को मिला के एचआर ये है। तो एचआर में टोटल कितने कर्मचारी हैं, 145 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 160 कर देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 685। और पूछ रहा है दूसरा कि प्रशासन विभाग के कर्मचारियों। तो प्रशासन विभाग में कुल कितने हैं, प्रशासन रहा ये सभी कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों में। तो 180 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 110 प्लस 130 सभी को ऐड करेंगे तो ये 670 आ जाएगी। तो सभी संगठनों में प्रशासन में जो कितने कर्मचारी हैं 670। अब ये दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है एचआर और प्रशासन के बीच। तो 685 संबंधित 670। तो ये आ जाएगा 685 संबंधित 670। इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 137 संबंधित 134। 137 संबंधित 134। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है, संगठन सी के आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या। तो संगठन सी के आईटी विभाग में कर्मचारियों की संख्या, संगठन सी ये रहा, सी के आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या ये रही 160। तो संगठन सी के आईटी विभाग कर्मचारियों की संख्या आ गई 160। और ये आईटी विभाग कर्मचारी की संख्या, संगठन सी के सभी विभागों में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो संगठन सी में कुल कितने कर्मचारी हैं, इसके लिए संगठन सी ये रहा, ये कुल कर्मचारी हैं 120 प्लस 100 प्लस 115 प्लस 160 प्लस 130। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगी 625। तो संगठन सी में कुल कितने कर्मचारी हैं 625। तो अनुपात पूछ रहा है, तो आईटी विभाग में है 160, टोटल कर्मचारी हैं 625। तो 160 बट्टा 625 गुणे 100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.6%। तो इसका जो सही आंसर है 25.6%, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे है निर्देश 96 से 100 तक के प्रश्नों के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। विगत वर्षों में 5 स्कूलों से एसएससी परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। स्कूल दिया हुआ है ABCDE और वर्ष अलग अलग दिया हुआ है 2004, 5, 6, 7, 8। तो प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है कि वर्ष 2004 में स्कूल ई से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या। तो 2004 में ई स्कूल से बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 780। उस वर्ष सभी स्कूलों से मिलकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो उस वर्ष यानी कि 2004 में सभी स्कूलों से कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो ए से 650, बी से 760, सी से 820, डी से 800 और ई से 780। तो सभी को जोड़ देंगे 650 प्लस 760 प्लस 820 प्लस 800 प्लस 780। जब सभी को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 3810। तो 2004 में स्कूल ई से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ई में है 780, टोटल है 3810 इंटू 100
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 20% के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 है, सभी वर्षों के लिए स्कूल बी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो सभी वर्षों के लिए स्कूल बी में पूछ रहा है। तो बी में 2004 से 760, 2005 में 740, 2006 में 820, 2007 में 880, 2008 में 840। तो टोटल सभी वर्षों में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इसके लिए सभी को जोड़ देंगे। 760 प्लस 740 प्लस 820 प्लस 880 प्लस 840, सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4040। औसत पूछ रहा है तो टोटल है 1 2 3 4 5 वर्ष है, तो औसत संख्या हो जाएगी 4040/5। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 808। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 808, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 98 है, वर्ष 2006 में स्कूल ए से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या। तो 2006 में स्कूल ए से बैठे विद्यार्थियों की संख्या है 800, ये है 800। सभी वर्षों के लिए स्कूल ए से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। तो स्कूल ए से परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है सभी वर्षों के लिए। तो ए के 2004 में है 650, 2005 में है 700, 2006 में है 800, 2007 में 750, 2008 में है 850। तो सभी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 650 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 750 प्लस 850। जब सभी को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 3750। तो ये टोटल आ जाएगा 3750। तो स्कूल ए से परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या आ गई है 3750। तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालेंगे तो ये है 800/3750 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64/3 बराबर हो जाएगा 21/1/3%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21/1/3%, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है, वर्ष 2004 और वर्ष 2005 में मिलकर क्रमशः स्कूल सी और डी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात। तो 2004 में सी और डी से कुल कितने विद्यार्थी हैं। 2004 में सी और डी से विद्यार्थी हैं 2004 में 820 प्लस 800। तो 820 प्लस 800 जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1620। तो 2004 में सी प्लस डी से कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 820 प्लस 800 बराबर 1620। और 2005 में सी प्लस डी छात्रों की स्कूलों की संख्या हो जाएगी 860 प्लस 780। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1640। तो दोनों के बीच अनुपात जब निकालेंगे तो 1620 संबंधी 1640, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से और काटेंगे तो ये आ जाएगा 81 संबंधी 82। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 81 संबंधी 82। किसी ऑप्शन में दिया नहीं है तो सब ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर होगा 81 संबंधी 82। प्रश्न नंबर 100 है, वर्ष 2007 में सभी स्कूलों से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो वर्ष 2007 में सभी बच्चों की संख्या निकालेंगे सभी स्कूलों से, तो हो जाएगी 750 प्लस 880 प्लस 920 प्लस 840 प्लस 790। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 4180। तो ये औसत पूछ रहा है, तो टोटल 5 स्कूल हैं, तो 4180 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 836। तो औसत संख्या आ जाएगी बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या, औसत संख्या आ जाएगी 836, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। धन्यवाद।